जय हिंद। आज से हम लोग न्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू सेट स्टार्ट कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज नहीं। वैसे तो आज को डे 21 है टेस्ट सीरीज का, और हम लोग 2 सेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कि अगस्त का था। और अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट जून 2024 का। ठीक है, 2024 का, जो कि कैंसिल हो गया था ये वाला। ड्यू टू बताया गया था कि कुछ पेपर लीक हो गया है, ऐसा कुछ बताया गया था और ये कैंसिल हो गया था। जिसके बाद ये जो साइकिल होता है हर 6 महीने में एक बार होता है, मतलब कि साल में 2 बार। तो ये जून वाला अगस्त में हुआ था, जो कि हम लोग डिस्कस किए पिछला 10 दिन। तो आज से हम लोग न्यू पीवाईक्यू स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है जून 2024 का। ये बात को ध्यान रखना है। और हर वीडियो की तरह आप अपना एक कॉपी पेन निकाल करके रेडी रहिए। जिसमें कि आपका 1 to 100 करके आपका होना चाहिए, जिसमें कि आप सही करेंगे तो सही लगाना है और उसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को साथ में लिखते चलना है। और एक अलग से सीट आप लोग का रेडी हो चुका होगा पिछले 10 दिनों में। जितना भी इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 10-12 टॉपिक हम लोग का हो चुका है इम्पोर्टेंट टॉपिक में, जिसको कि बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ये देखिए, पहला ही क्वेश्चन वो वाला टॉपिक से है। 2000 दिसंबर में जो मैंने बताया था, ये नहीं, अगस्त वाला हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो वहां पे मैंने आपको बताया था। और ये है जून 2024 का, जो कि कैंसिल हो गया था। पहला ही क्वेश्चन वहां से स्टार्ट होता है। तो ये जो टॉपिक मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो भी प्रीवियस वीडियो सब नहीं देखे हैं, वो प्रीवियस वीडियो भी जरूर देख ले। अच्छा से स्ट्रेटेजी बनाने में आप लोग को वो हेल्पफुल रहेगा कि कौन कौन सा टॉपिक आप लोग को पढ़ना चाहिए। तो हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये क्वेश्चन है, कालक्रम में सजाने के लिए बोला गया है 1940 से 47 का टाइम पीरियड, जो कि बार बार बता रहे हैं कि इम्पोर्टेंट वाला एरिया है ये। और मंथ के साथ इम्पोर्टेंट है, सिर्फ ईयर नहीं याद रखना है कि अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था, भारत छोड़ो कब हुआ था, या नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था। मंथ के साथ याद रहेगा तो ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाने के लिए बेनिफिशियल होगा, मतलब कि फायदा करेगा वो आप लोग के लिए। ठीक है, तो मेरे बताने से पहले आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जवाब देना है। ठीक है, क्वेश्चन पे आप आते हैं। खुद से पहले इंग्लिश वाले इंग्लिश से पढ़ लेंगे, हिंदी वाले हिंदी से पढ़ लेंगे, और सीरियस वे में आप लोग को जवाब देना है अपने कॉपी में। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाना। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव अंगीकृत। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन का घोषणा। अब बॉम्बे में नौसैनिक के सदस्यों द्वारा विद्रोह। तो ये सारा इम्पोर्टेंट घटना है 1940 से 47 के समय पीरियड का। तो इसका आप लोग ईयर को याद कर लेना है पूरा मंथ के साथ में। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस ये 1939 में मनाया गया था। मुस्लिम द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव अंगीकृत किया गया, ये 40 में किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु 41 में। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत का अंतरिम सरकार का गठन 43 में। बॉम्बे में नौसैनिक विद्रोह 46 में। तो 1939, 40, 41, 43, 46, ये पूरा का पूरा सजा हुआ है। ABCDE, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आई होप कि आप लोग ऑप्शन नंबर 2 इसको चुने होंगे। ABCDE पूरा क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजा हुआ है ऑलरेडी। और ये मंथ वाला खेल नहीं था, इसमें इसमें सिर्फ ईयर से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुस्लिम लीग 1939, लेकिन इसको दिसंबर के साथ याद रखना है। ये क्या हुआ था, कांग्रेस मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दिया था, तो मुक्ति दिवस के रूप में मुस्लिम लीग मनाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हो जाती है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए याद रखना है कि गीतांजलि के ये लेखक है, जिनके लिए नोबेल भी मिला था इनको, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। और इनकी मृत्यु 1941 में होती है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव, ये 23 मार्च 1940 पाकिस्तान का निर्माण होता है लास्ट में जाके 1947 में, जो कि एक दुखद घटना होता है। उसके बाद डी है सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता, जो कि है अक्टूबर 1943 में। ये वाला जो एरिया है अंतरिम सरकार की घोषणा, ये वाला एरिया भी इम्पोर्टेंट एरिया है, पास्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस से अंतरिम सरकार से रिलेटेड सिंगापुर में जो भी होता है, जर्मनी में जो भी होता है,
और कि कौन-कौन प्रधानमंत्री रहता है, ये जो है सुभाष चंद्र बोस वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक भी आप लोग अपना वो जो पेज है वहाँ पे मेंशन कर लीजिए। सुभाष चंद्र बोस का हर एक चीज़ कवर होना चाहिए। आंतरिक सरकार वाला पोर्शन और कहाँ पे क्या नारा दिया गया था और सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड, कैप्टन मोहन सिंह से भी रिलेटेड। ठीक है, तो वो वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। बीते पास्ट में बहुत क्वेश्चन वहाँ से बन चुका है, तो वो वाला एरिया को ध्यान देना है। तो ये सिंगापुर में स्थापित की गई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोई धुरी शक्तियां द्वारा इसे मान्यता दी गई थी। अभी ये पूरा डिटेल में टॉपिक कवर करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, और हम लोग यहाँ पे पीवाईक्यू मेनली डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका आपको पीडीएफ पूरा का मिल जाएगा टेलीग्राम पर। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को टेलीग्राम का लिंक, तो वहाँ पे जा करके आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जैसे ही हम लोग का 1 to 100 तक खत्म हो जाएगा। इससे पहले जो 2 ईयर का हम लोग कवर कर चुके हैं वहाँ उसका पीडीएफ ऑलरेडी डला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से जाके। बॉम्बे में नौसैनिक विद्रोह ये हुआ था 1946 में, जो कि लास्ट ताबूत में कील का काम करता है। बॉम्बे में नौसैनिक विद्रोह, जिसके बाद एक राष्ट्रीयता की भावना बहुत ज़्यादा हर जगह फैल जाती है। तो ये जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, पूरा 1940 से 47 का टाइम पीरियड को। कौन मूवमेंट में क्या हो रहा था और हर एक घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, टीका निरुक्त किसके द्वारा संकलित की गई थी? तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है, ये वाला तो पढ़ा ही जाता है। यास्क इसका आंसर है, विश्वामित्र नहीं है, वशिष्ठ नहीं है, इसका आंसर है यास्क। यास्क एक प्राचीन भारतीय विद्वान और व्याकरणवादी थे। वो अपने निरुक्त के लिए जाने जाते हैं। इससे क्वेश्चन वो मैच द फॉलोइंग में इससे बन सकता है क्वेश्चन, और पास्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना है। ये ग्रंथ संस्कृत उपकरण व्याकरण और कौशल लेखन के क्षेत्र में सबसे प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। तो यस्क के बारे में ये था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वो वाला तो इजी क्वेश्चन था, उसमें ज्यादा वो क्योंकि स्टार्टिंग का 6 जो हम लोग पढ़ते हैं वहां पे उसका मेंशन किया जाता है निरुक्त के बारे में, तो वो तो एक इजी टाइप का क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किन शब्दों से अधिकारी अभिप्रेत है? कदममयी, नाडू वगई, मंडल मुंडली, मध्यस्थ, वरियम। इंग्लिश वाले इंग्लिश से पढ़ लेंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा गया था, दक्षिण का जो प्रशासन व्यवस्था है वहां से पूछा गया था ये क्वेश्चन। अधिकार अभिप्रेत पहला कदमई। कदमई जो है अधिकार अभिप्रेत नहीं है, कदमई एक कर को कहा जाता था, कर है कदमई। और नादु वेंगई, मंडू मंडली, मध्यस्थ, वरियम, ये बी सी डी ई इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा था लेकिन इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कदमई कदमई भू राजस्व या कर से है, ना कि अधिकारियों से। नाडू वगई शब्द किसी क्षेत्र के उप विभाग को संदर्भित करता है, किसी अधिकारी को नहीं। मंडली मुंडली भी अधिकार को नहीं बताता है कि उच्च पदस्थ अधिकारी या प्रमुख से है। मध्यस्थ शब्द का प्रयोग मध्यस्थ या मध्यस्थ अधिकारी के लिए किया जाता है। वरीयम शब्द का तात्पर्य परिषद या सभा से है, जिसमें प्रायः अधिकारी शामिल होते हैं। तो इसको एक याद रख लेना है, थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को दिया गया है, पीडीएफ से पढ़ लेना है इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी कृति या रचना द्वितीय संगम से संबंधित है? अकाटियम, पेरिपादाल, नात्रिनेयी, तोल्काप्पियम। तो ये एक इजी टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि संगम से क्वेश्चन बनता है। इसका आंसर तोल्काप्पियम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। संगम से क्वेश्चन बनता है। तोल्काप्पियम जो है तमिल व्याकरण और काव्य शास्त्र पर एक मौलिक कृति है। इसका संबंध दूसरे संगम काल से है जो तमिल साहित्य या शास्त्र युग है। ठीक है, इससे सबसे पुराना तमिल ग्रंथ माना जाता है, इसकी ये भी याद रखना है तोल्काप्पियम को। तो इस टाइम का जो लिटरेचर है तोल्काप्पियम, तोल्काप्पियरे, परिपादाल, असिलपादिकरम, तो वो वाला जो एरिया है जिसमें कि संगम का रचना के बारे में स्पेशल मेंशन है, वहां से क्वेश्चन बनता है, ऑलरेडी बना है क्वेश्चन, तो वो वाला एरिया कवर कर लेना है आप लोग को। अकाटियम एक लुप्त रचना है जिसका क्षेत्र ऋषि अगस्त्य को दिया जाता है। ये मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि इसी टाइप का थोड़ा मोड़ा पूछा जाता है।
प्रथम संगम काल का व्याकरण ग्रंथ है, दूसरे संगम से रिलेटेड नहीं है। अकाटियम प्रथम संगम से है। पेरीपादाल भी तमिल काव्य का एक संग्रह है जो तीसरे संगम काल से संबंधित है। तो पेरीपादाल अनात्रे नई तमिल काव्य का संकलन है। यह एट्टू कोथई का हिस्सा है जो तीसरे संगम से का संग्रह है। तो इस तरह करके आप लोग को पहला संगम, दूसरा संगम, तीसरा संगम और सामने उसका रचना दे करके क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये वाला एरिया से क्वेश्चन बना है ऑलरेडी, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन। तो ये वाला एरिया जो संगम लिटरेचर का एरिया है वो वाला कवर कर लेना है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय सामंतवाद की प्रमुख विशेषता में से एक नहीं है? सामंतवाद की एक विशेषता में से एक नहीं है। पद सोपानिक भूमि मध्यवर्ती का उदय, मध्यवर्तियों का उदय बिल्कुल है। बलात् सम का प्रचलन, ये भी है। कृषक भूमि अधिकारियों का कटौती, ये भी है। अधिशेष को किसी अधिशेष की निकासी ना करना, तो ये वाला तो सामंतवाद का एक प्रमुख लक्षण है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा। आई होप कि आप लोग सामंतवाद समझ रहे होंगे। एक रफ फिगर अगर बनाना पड़े तो सामंतवाद को ऐसे याद रखिएगा कि सामंतवाद में वैदिक सभ्यता से लेकर के गुप्त काल तक सामंतवाद बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा। ठीक है, तो ये एक ग्राफ है जिसको कि सामंतवाद, जैसे कि इसको आप मौर्य काल समझ लीजिए और ये है वैदिक काल। तो वैदिक काल से मौर्य काल जैसे जैसे हम लोग जाएंगे, केंद्रीकरण व्यवस्था धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। राजा के पास अच्छा सेना होगा, राजा के पास केंद्रीकृत सेना होगा, राजा का ज्यादा नियंत्रण होगा सेना पर और प्रशासनिक विभागों पर भी। लेकिन मौर्य काल के बाद जैसे हम लोग आएंगे, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, उसके बाद ये इसको समझ लीजिए पूर्व मध्य काल है, मतलब प्री मिडाइवल। तो जैसे जैसे हम लोग इधर आएंगे, राजा का शासन जो है कमजोर होते जाएगा और प्रशासन कमजोर होते जाएगा। सामंत व्यवस्था धीरे धीरे करके उदय होगा ये वाला एरिया में, क्योंकि भूमि अनुदान व्यवस्था स्टार्ट हो गया था। अब केंद्रीकरण व्यवस्था जो है पूरा तरह से नहीं होता था। ठीक है, तो ये बेसिकली सामंतवाद है। हालांकि बहुत ये कॉन्सेप्ट वाला ये चीज है सामंतवाद, तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट जैसा ही क्वेश्चन पूछा है इसमें। इसको भूमि मध्यवर्तियों का उदय हो जाता है, क्योंकि भूमि अनुदान स्टार्ट हो जाता है। सामंतवाद का बेसिक फीचर यही है कि भूमि अनुदान स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग सातवाहन समय में देखे होंगे कि एक भूमि अनुदान का सबसे पहला नासिक अभिलेख, नासिक या फिर वो जो सतकर्णी की माँ जो देती है, तो वो भूमि अनुदान हम लोग को देखने को मिलता है, जिससे कि क्वेश्चन भी बनता है। बलात् श्रम जो कि मौर्योत्तर काल का घटना है, तो मौर्योत्तर काल से स्टार्ट हो जाता है ये भूमि अनुदान। उसके बाद धीरे धीरे करके तो बहुत बढ़ते जाता है और धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है जब कर अदा करने के लिए, मतलब कर नहीं, मतलब कि अपने प्रशासनिक अधिकारी को जब पैसा अदा करने का बात आता है तो भूमि ही दे दिया जाता है। तो ये वाला सामंत व्यवस्था का एक बहुत बड़ा लक्षण है। बलात् श्रम का प्रचलन, ये वाला लक्षण कैसे उभरता है? जब ये वाला एरिया दे दिया जाता है तो वो टैक्स इकट्ठा करता है। तो टैक्स इकट्ठा करता है तो जिस जिस प्रकार से वो टैक्स इकट्ठा कर सकता है वो करेगा, इसीलिए बलात् श्रम का प्रचलन हो जाता है। अच्छा, आप लोग को एक बार कमेंट करना है कि बलात् श्रम जो है वो हम लोग का संविधान निषेध करता है। कौन से आर्टिकल के तहत वो संविधान निषेध करता है? ये पॉलिटी का क्वेश्चन आपको एक बार कमेंट करके सॉल्व करना है। कृषक भूमि अधिकारों की कटौती, तो ये भूमि अधिकारों की कटौती, कृषक का कटौती क्यों किया जाता है? क्योंकि वो जो टैक्सेशन वाला जो एरिया रहता है, जो कि जो एरिया से वो टैक्स इकट्ठा करता है, वहाँ किसान ही अपना कृषि करके उसको राजस्व देता है। तो इसीलिए जो वो जो किसान है उसका तो पावर लिमिटेड हो गया ना। और यही चीज हम लोग मॉडर्न टाइम समय पीरियड में भी देखते हैं कि सामंतवाद किस प्रकार से हावी था। तो इसीलिए ये हो गया। और अधिशेष को निकासी ना करना, तो ये तो बिल्कुल ही सामंतवाद के परिप्रेक्ष्य में गलत है। अधिशेष ही वो इकट्ठा करता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सामंत क्या करता है, सामंत अपने जो राजा है उसको पैसा भेजता है। तो ये अगर 110 रुपया इकट्ठा करता है तो वो राजा को 100 रुपया को ही बताता है कि हम जो है 100 रुपया ही लिए हैं। तो जो कि 10 रुपया जो बचता है वो इसको फायदा होता है। तो ये वाला जो है सामंतवाद एक
बहुत कॉन्सेप्ट वाला बात है। आई होप कि ये थोड़ा मोड़ा मैं चीज में आपको समझ में आ गया होगा सामंतवाद, क्योंकि सामंतवाद से जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो कॉन्सेप्चुअल ही क्वेश्चन आएगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन इससे बनने का चांस रहता है। मनसबदारी व्यवस्था सब में अगर देखेंगे, या फिर इक्ता व्यवस्था सब भी इसी का एक प्रकार है। और एंशियंट में तो है ये है भूमि अनुदान जो दिया जाता है, तो वहां से आप लोग को क्वेश्चन बन सकता है। ये है हम लोग का। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कितना नंबर क्वेश्चन था ये, मिट गया। वो था 5 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। कालक्रम में सजाने के लिए दिया गया है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, डलहौजी गवर्नर जनरल बनता है, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध या संथाल विद्रोह। तो ये वाला एरिया मतलब कि जो जितना भी ब्रिटिश लोग जितना भी युद्ध करता है अपना सेकेंड फेज में, मतलब कि औपनिवेशिकवाद का सेकेंड फेज में जितना भी युद्ध करता है, वो सारा युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रोनोलॉजी ऑर्डर हमेशा लगाने के लिए पूछा जाता है ये वाला एरिया से। तो हर युद्ध जितना भी सिख के साथ हो रहा है, अफगान के साथ हो रहा है, मराठा के साथ हो रहा है, मैसूर के साथ हो रहा है, या फिर जितना भी और कर्नाटक युद्ध हो रहा है, कर्नाटक में तो हाँ सारा कुछ लगाने के लिए पूछा जाता है। और विदेशों के साथ साथ जो भी हुआ है, सिक्किम के साथ, म्यांमार के साथ, और फिर ये अफगान तो दे ही दिया है क्वेश्चन। तो ये सब एरिया, सारा एरिया क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाने के लिए पूछा जाता है और ये अक्सर पूछा जाता है। इसका अफगान युद्ध का सबसे पहले अफगान युद्ध, उसके बाद सिख युद्ध। अफगान युद्ध 48 1900 सॉरी 1900 1848, लिखा भी नहीं रहा है। आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, डलहौजी। डलहौजी का होगा 1848। डलहौजी कब बैठा था? ये बैठा था 1848 में। और आंग्ल सिख युद्ध और आंग्ल अफगान युद्ध, तो अफगान युद्ध हुआ था 1839 में, और आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1845 में। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह तो फेमस है, 1855 में ये हुआ था। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध ये हुआ था 1852-53 में ये हुआ था। हाँ, तो ये है इसका सही क्रोनोलॉजी ऑर्डर ये है। तो सबसे पहले 39 आ रहा है, उसके बाद 45 आ रहा है, उसके बाद 48, 52, 55। ए बी सी डी ई इसका ऑलरेडी मैच्ड है पूरा का पूरा, ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऑप्शन नंबर 4 को ही सेलेक्ट किए होंगे। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 था। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया यूजीसी नेट का फेवरेट एरिया है। ये वाला एरिया से बहुत क्वेश्चन पूछता है, जिसमें कि थोड़ा सा डिटेल, बहुत थोड़ा सा ही डिटेल है यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ये वाला एरिया को आप लोग को खुद से ही प्राइमरी सोर्स से कवर करना है, सेकेंडरी सोर्स से। प्राथमिक आंग्ल अफगान युद्ध, जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो में ही बताया था कि सिर्फ इसी चैनल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है अपना दिसंबर 24 के साइकिल के लिए, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ये वाला उसके नेक्स्ट साइकिल में आप लोग को ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि अभी सारा का सारा पीवाईक्यू जो कि हम लोग 15 ईयर का डिस्कस करने वाले हैं, वो में भी शायद ना हो। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाना चाहिए, देखते हैं कितना तक हो पाता है। और बाकी तो मेरा तो आप जो लंबे समय जुड़े हैं वो समझ रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 में हुआ था ये वाला। और एक बात याद रखना है कि इसके समय पीरियड में, सबके समय पीरियड में गवर्नर कौन था, क्योंकि वहां से को भी क्वेश्चन बना है ऑलरेडी, मैच करने के लिए क्वेश्चन बना है। मैं आप लोग को ये हेल्प कर सकता हूँ कि आप लोग को सारा क्वेश्चन के बेस पे ये बता सकता हूँ कि कौन कौन एरिया इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग उसको खुद से रेडी कर लीजिए, दिसंबर की का मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा हर पीवाईक्यू 2-3 बार मारा हुआ है। तो इसीलिए थोड़ा मोड़ा आइडिया मुझको हो गया कि कौन कौन एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं वो सिर्फ वो एरिया आप लोग को लिए डिनोट कर दे रहा हूँ कि ये एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आप लोग को खुद पता चलते रहेगा कि कौन कौन एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है। लेकिन दिसंबर के लिए वो सारा कुछ हो सकता है कि कवर ना हो पाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आप लोग को बताने का कोशिश कर रहा हूँ।
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, उसका डलहौजी 1848 में ये आ गया था। उसके बाद डलहौजी का टाइम पीरियड तो इम्पोर्टेंट रहता ही है, पर द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में डलहौजी समय के काल में ही होता है। और संथाल विद्रोह जो कि है 1857 का पहला, मतलब कि उसका पहले का सबसे प्रमुख विद्रोह में से एक है। जैसे ही 1857 का क्रांति होता है उसके जस्ट एक ईयर पहले ही ये वाला होता है, झारखंड और बिहार वाले एरिया में संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये वाला एरिया आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ये संथाल वाला एरिया कहाँ से दे दिया गया है, जो कि मैं आपको मेंशन ऑलरेडी कर चुका हूँ कि जनजातीय, किसान और ये वाला जो विद्रोह वाला एरिया है, जनजातीय, किसान और राजाओं द्वारा, जिसमें कि वेलुथम्पी का विद्रोह, कर्नाटक वाला जो एरिया जो आता है, वो सब का विद्रोह जो है, वो सब विद्रोह ब्रिटिश के खिलाफ इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो वाला वहां से क्रोनोलॉजी ऑर्डर वहां से सजाने के लिए दिया जाता है। रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह, पावना विद्रोह और सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, ये सब जो विद्रोह है, ये विद्रोह वाला एरिया, यहाँ से बहुत क्वेश्चन यूजीसी बनाया है। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा हम लोग स्लो चल रहे हैं, आप थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा डिटेल आप लोग को पीडीएफ में मिल जाएगा, आप पीडीएफ से वहाँ पे जा करके डिटेल पढ़ सकते हैं। ठीक है, उतना पढ़ पढ़ के बताने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं बनता है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद नहीं है? कुरु है, अंग है, वंग, चेर। चेर तो बिल्कुल भी नहीं है, चेर तो है ही नहीं। अंग, ये वंग जो है, वंग को अंग के लिए यूज किया जाता है कभी कभी। ये इसको भटकाने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी के द्वारा कि अधिकतर कोई वंग भी टच करेंगे इसको। तो ये वंग नहीं होगा, इसका आंसर चेर होगा। चेर, चोल, पांड्या, जो कि साउथ का जो डायनेस्टी रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा चेर। चेर दक्षिण भारत का प्राचीन तमिल राजवंश में से एक है। 16 महाजनपद में से इसका नाम नहीं आता है। कुरु का याद रखना है, 16 महाजनपद में से एक है, दिल्ली मेरठ का एरिया है इसका। अंग तो वो एरिया है, मुंगेर वाला एरिया है, अंग भागलपुर वाला एरिया। और वंग इसको यूज किया जाता है अंग के लिए ही। तो ये जो महाजनपद वाला एरिया है, ये वाला एरिया भी आप अपने टॉपिक में मेंशन कर लीजिए। आप लोग को ये लग रहा होगा कि हर टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है क्या? हर टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब टॉपिक। जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उसके बारे में मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा नहीं बताता, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। अपने वो वाला पेपर जहाँ पे आप लोग मेंशन कर रहे हैं, वहाँ पे ये वाला मेंशन करके रखिए। राजधानी याद होना चाहिए इसका, और कौन एरिया से कनेक्टेड है वो याद होना चाहिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग बहुत बार यूजीसी नेट पूछा है कि अंग कौन एरिया से, मथुरा कौन एरिया से कनेक्ट होता है, और फिर जितना भी 16 महाजनपद का लिस्ट जो है, कम्बोज, कांधार, सारा एरिया। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनकी शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी द्वारा किनकी शुरुआत की गई थी? ग्राम उद्योग संघ, तमिल तालिमी संघ, आर्य महिला समाज, शारदा सदन, मुक्ति सदन। तो इसमें किया गया था केवल ग्राम उद्योग संघ और तालिमी संघ का महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ए और बी, ऑप्शन नंबर 1। और बाकी ये जो 3 रहता है, ये किया गया था पंडित रामाबाई के द्वारा, आर्य महिला समाज, शारदा सदन, मुक्ति सदन। और ये भी एरिया इंपॉर्टेंट है, रामाबाई वाला एरिया, पंडित रामाबाई, और ये सदन वाला एरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था ये। ग्राम उद्योग संघ गांधी के द्वारा, ये सही है। तालिमी संघ महात्मा गांधी के द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जो सीखने को उत्पादक कार्य के साथ एकीकृत था। तो तालिमी संघ, ग्राम उद्योग। और आर्य महिला की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं किया था, ये किया था पंडित रामाबाई के द्वारा 1882 में, महिलाओं को शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। इसीलिए सी गलत। शारदा सदन महात्मा गांधी ने नहीं किया था, विधवाओं को आश्रय और शिक्षा प्रदान करने के लिए पंडित रामाबाई के द्वारा किया गया था, डी गलत। मुक्ति सदन रामाबाई के द्वारा ही किया गया था, तो इसीलिए रामाबाई इंपॉर्टेंट एरिया है। एक बार यूजीसी में पूछा था कि लिखा था कि निम्नलिखित में से कौन पंडित रामाबाई द्वारा किया गया था, और नीचे 3-4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें कि ये सारा ऑप्शन वहां पे था और कुछ ऑप्शन वहां पे नहीं था, जो कि आंसर था उसका। तो इस तरह करके क्वेश्चन बना था कि कौन रामाबाई द्वारा नहीं शुरू किया गया था या नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये वाला एरिया आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बुक और ऑथर और बुक के बारे में दिया गया है। ऑथर और बुक के बारे में दिया गया है।
शिवाजी द ग्रेट मराठा, द भगत सिंह रीडर, पाकिस्तान या पार्टीशन, गांधी और अंबेडकर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया ऑलरेडी कि आप लोग एक अलग से पेज यूनिट 10 का रेडी कीजिए, जिसमें कि हिस्टोग्राफी आप लोग का एक पेज होना चाहिए। या फिर आप लोग अगर सिलेबस को अगर निकालना है तो सिलेबस में ही आप लोग ये सबको लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं सारा का सारा, क्योंकि बहुत सारा राइटर का बहुत सारा बुक से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है अलग अलग पीवाईक्यू में। तो ये वाला एक एक को आप लोग अपना कॉपी में आप लोग मेंशन करते हुए चलिए। सिर्फ पीवाईक्यू को ही अगर करते हैं तो छांटने में कम से कम बहुत हेल्पफुल होगा। शिवाजी द ग्रेट मराठा, ये रंजीत देसाई से ही रिलेटेड है। ए का वन, तो ए का वन द भगत सिंह रीडर, इससे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, नेट पूछ चुका है इससे ऑलरेडी क्वेश्चन। चमन लाल, मतलब ए का टू ही है, मतलब बी का टू ही है, बी का टू, तो बस हम लोग का आंसर आ गया। तो ये जो इस तरह का क्वेश्चन जो रहता है, ये नेट जो है अपना क्वेश्चन से ही एगो क्वेश्चन डाल देता है यहाँ पर, अधिकतर समय ये होता है। और बहुत सारा ऐसा रहता है जो कि अननोन रहता है। तो आप लोग को यदि एक या दो भी अगर एग्जैक्ट पता है तो इस तरह का क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 9 का सही हो जाएगा। तो शिवाजी द ग्रेट मराठा रंजीत देसाई, आप लोग अपना जहाँ भी आप लोग मेंशन कर रहे हैं वहां पे एक एक का मेंशन करते हुए चलिए। इसी तरह देखते ही देखते आप लोग का 100 जो है पीवाईक्यू से ही 180 के आसपास आप लोग का बुक एंड ऑथर रेडी हो जाएगा, सिर्फ पीवाईक्यू से। अलग से ज्यादा कवर करने का जरूरत तब नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ना एक आप लोग को ऑप्शन में वो भेटा जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो रंजीत देसाई हो गया, जिसमें शिवाजी द ग्रेट मराठा उनकी प्रशंसित कृतियों में से एक है, जिसमें मराठा राजा शिवाजी का जीवन का वर्णन है। द भगत सिंह रीडर, यह है चमन लाल के द्वारा। पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये तो अम्बेडकर का फेमस ही है। और गांधी और अम्बेडकर, DC आहिर के द्वारा ये वाला बुक लिखा गया था। तो एक ये वाला भी एक सुना हुआ रहता है, पाकिस्तान या पार्टीशन, अम्बेडकर का ये फेमस रचना है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक इकाइयां थी? पटल, पठक, पट्टल, विषय, विधि, अदय। तो बेसिकली विषय और विधि के बारे में तो पता ही रहता है कि ये दोनों होगा, तो सी और डी होगा, सी और डी होगा, सी और डी होगा। अब डिसाइड ये करना है कि ए, बी और ई में क्या होगा, जिसमें कि ई नहीं होगा, तो ई नहीं होगा, तो ई नहीं होगा, ई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ए बी सी डी जो है वो हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि अदय क्या होता है? अदय होता है एक प्रशासनिक इकाई नहीं होती है, यह राजस्व या आय के रूप में संदर्भित करता है, ना कि क्षेत्रीय विभाजन को। तो अदय एक टर्मिनोलॉजी है, तो ये वाला भी याद रखना है। पठक है, प्राचीन भारत में एक प्रशासनिक इकाई था। पट्टल भी एक प्रशासनिक इकाई है, शासन और प्रशासन को संगठित करता है। विषय तो एक है ही है, विषय तो फेमस है। विधि, विधि एक प्रशासनिक इकाई है। यहाँ से क्वेश्चन यूजीसी पूछ चुका है, विषय और विधि के बीच में क्या होता है, तो उसका जो है उदय जो है नहीं होगा खाली। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नाट्य शास्त्र में उल्लेखित नृत्य के बारे में सही है? तो ये तो पूरा का पूरा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। अगर आप लोग को आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो सिर्फ इसका आप लोग एक बार इंटेलेक्चुअल गेस करके आप लोग कीजिए कि कौन सा सही होगा। तो इसका जो है आंसर ए बी सी डी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ई इसका जो है गलत है। शरीर की 20 मुद्राएं, भारतीय नाट्य शास्त्र के बारे में पूछ लिया है। बेसिकली पूछता ये है कि भारतीय नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, ये पूछता है। लेकिन इसमें नाट्य शास्त्र के अंदर जो है कि मस्तक की 13 मुद्राएं होती हैं, आंख की 36 मुद्राएं होती हैं, मगर गर्दन की 9 मुद्राएं, हाथ का 37 मुद्राएं, शरीर का 20 आसन। तो 20 आसन नहीं होता है, 20 मुद्राएं का उल्लेख नहीं है, यह कथन गलत है। तो ये अंदर जाकर के किसका कितना मुद्रा होता है, ये वाला पूछा है क्वेश्चन। तो ये जो है शरीर वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन बनता है, भारतीय नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कलाओं का एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। उसके बाद 200 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी के बीच लिखा गया था। भरत मुनि के द्वारा ये लिखा गया था, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि भरत मुनि और सामने नाट्य शास्त्र लिख दिया, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी शायद यही शिफ्ट में या फिर इसका पिछला शिफ्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत भरत लिखा हुआ था और सामने नाट्य शास्त्र, मतलब कि मैच द फॉलोइंग के लिए क्वेश्चन पूछा था।
तो ये वाला क्वेश्चन बन चुका है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन नहीं बना था, तो अंदर घुस के थोड़ा सा पूछ लिया यूजीसी। अब सबको समझ में आ गया है कि ऊपर ऊपर सब पढ़ के चले जाते हैं, तो इसीलिए यूजीसी अब अंदर घुस घुस के क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? आत्मकथा का मतलब जो खुद से लिखा गया था। बाबरनामा, हाँ बाबरनामा खुद से बाबर खुद लिखता है। हुमायूं नामा नहीं, ये खुद से नहीं लिखता है, ये बानो बेगम के द्वारा लिखा जाता है। अकबर नामा भी खुद से अकबर नहीं लिखता है, अबुल फजल लिखता है इसको। जहांगीर नामा, हाँ जहांगीर नामा को जहांगीर खुद लिखता है। और आलमगीर नामा इसको भी नहीं लिखता है औरंगजेब। तो ए और डी जो है, ए और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। बाकी सब जो है वो जीवनी है, वो आत्मकथा नहीं है। जीवनी और आत्मकथा में डिफरेंस होता है। जीवनी कोई भी लिख सकता है, जैसे कि हम लोग देखे थे कि मैजनी का जीवनी लिख रहे थे, अम्बेडकर थे, बी डी सावरकर मैजनी का जीवनी लिख रहे थे। जो कि हम लोग देखे थे कि 2000 प्रति जो है उनका बिक चुका था। लेकिन जो आत्मकथा होता है वो खुद लिखा जाता है। तो बाबरनामा तुजुके बाबरी के नाम से लिखा गया था, और ये तुर्की में लिखा गया था। याद रखना है कि बाबरनामा तुर्की में लिखा गया था, बाद में इसका फारसी में अनुवाद किया गया है। जो कि क्वेश्चन भी पूछा है यूजीसी, इसी शिफ्ट में पूछा है कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद कौन से सदी में किया जाता है। और ये वाला क्वेश्चन आप लोग का स्टेटमेंट में क्वेश्चन रहता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट एरिया है, आप लोग को कमेंट करना है। जब तक हम लोग उस क्वेश्चन के पास नहीं पहुंचते, आप लोग को कमेंट करना है कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद कौन से सदी में किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। इसी शिफ्ट में पूछा गया वो क्वेश्चन है, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अतः बाबरनामा एक आत्मकथा है। जहांगीरनामा ये तुजुके जहांगीरी के नाम से जहांगीर खुद लिखा था। लेकिन जो हुमायूं नामा ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था, जो कि हुमायूं की आत्मकथा नहीं है। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। और आलमगीर नामा जो है वो मिर्जा मोहम्मद कासिम के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसीलिए इसका ए और डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आरंभिक वैदिक साहित्य डैश की पृष्ठभूमि से आते हैं। कृषि अर्थव्यवस्था, पशुचारण, बसावट वाली कृषि अर्थव्यवस्था, वाणिज्यिक शहरी अर्थव्यवस्था। तो ये एक इजी टाइप का क्वेश्चन है। आरंभिक वैदिक साहित्य पशुचारण बैकग्राउंड से आते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका डायरेक्ट सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं। अच्छा, इसका आप लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। पशुपालन से तात्पर्य ऐसा जीवन शैली, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा कुछ खास है नहीं। आरंभिक जो वैदिक साहित्य, वैदिक काल था, उसमें पशुचारण ज्यादा फेमस था। ऋग्वेद में बहुत बार पशुचारण के बारे में बताया गया है, जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर 14, इसको मिलान करने के लिए दिया गया शिक्षा, कल्प, निरुक्त। ये देखिए, निरुक्त से ही इसी ईयर में क्वेश्चन निरुक्त से पूछा है। निरुक्त जो कि हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन या तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए कि ये यस्क के द्वारा लिखा गया। तो इसीलिए मैंने बताया कि निरुक्त इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो निरुक्त इंपॉर्टेंट हो जाता है। सी का 1 निरुक्त का मीटर ही सीधा आप लोग को मैच कर देना है। तो सी का 1 यहाँ आ रहा है, सी का 1 यहाँ भी आ रहा है। कल्प, कल्प धर्म विज्ञा विधि और धर्म कांड हो जाएगा। बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। और शिक्षा का हो जाएगा स्वर विज्ञान, ए का 2। तो ये वाला जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है 14 नंबर का, ये सही हो जाता है। और इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, ये है कि शिक्षा जो है स्वर विज्ञान से 6 वेदांगों या वेदों के अंगों में से एक है। जैसा कि आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि ये जो 6 है, जो है 6 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार मतलब कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा है वेदांग से रिलेटेड। और कल्प एक अन्य वेदांग है जो वेदों में वर्णित अनुष्ठानों और समारोह से संबंधित है। निरुक्त, निरुक्त से तो क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। और छंद, मीटर, छंद एक अध्ययन है जो वेदों में काव्यात्मक छंदों की संरचना में है। यह वैदिक स्रोतों की रचना और पाठ के लिए आवश्यक है। तो इससे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी इससे पूछा जा सकता है, जैसा कि इसी ईयर में पूछ लिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में। मेरा वीडियो कब पॉज हुआ था मुझको पता भी नहीं चला, और मैं वीडियो को पॉज करके ही पता नहीं कितना देर से आप लोग को बता रहा था। कौन कौन सा क्वेश्चन खत्म हो गया पता भी नहीं चला। कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 17 मेरे ख्याल से हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देखिए फिर से, क्योंकि अभी मुझे
कब को वीडियो पॉज हुआ था ठीक से ध्यान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में सजाना: गुजरात और मालवा के सल्तनत की स्थापना, उड़ीसा के गजपति साम्राज्य की स्थापना, बहमनी साम्राज्य पुर्तगाली। इसको मैं ये डिस्कस कर रहा था आप लोग के सामने कि इसका ऑप्शन जो है वो गलत, मिसमैच इसका ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन सही से मैच नहीं कर रहा है। इसमें असम का दिया गया है, 13वीं सदी में असम का साम्राज्य बनता है। उसके बाद 1347 में बहमनी साम्राज्य बनता है, और बहमनी साम्राज्य के बाद आएगा बी, आएगा ई सी, उसके बाद बी आएगा उड़ीसा के गजपति साम्राज्य। उड़ीसा के गजपति साम्राज्य का टाइम पीरियड आएगा जो कि है 1433, 1434। उड़ीसा से पहले गुजरात का आएगा 1407 वाला एरिया। उड़ीसा से पहले गुजरात 1407, मतलब कि ई सी ए करके ऐसा कुछ दिया गया नहीं है, इसीलिए जो है ये वाला थोड़ा सा मिसमैच एरिया है। लेकिन ये जो है यूजीसी ने क्वेश्चन ऑप्शन 4 जो है इसको सही किया था इसका, ठीक है। तो आप लोग पीडीएफ में जा करके ये वाला सारा का सारा ईयर को आप लोग मेंशन कर सकते हैं, मतलब कि अपना नोट कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसमैच था। क्वेश्चन नंबर 19 चलता है, विंध्य शक्ति के रूप में कौन प्रसिद्ध है? ये वाला तो फेमस है विंध्य शक्ति। पांड्या नहीं, गंग नहीं, अंग अंग नहीं, वकाटक। हाँ, विंध्य शक्ति का वकाटक जो है ये रूलर रहते हैं वकाटक का। वकाटक एक इम्पोर्टेंट एरिया हो जाता है जो कि समुद्रगुप्त जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो वकाटक एरिया जो है समुद्रगुप्त जब दक्षिण अभियान करते हैं तो वो वकाटक एरिया नहीं करते हैं, वो इधर पूर्व की ओर से कट करके वो दक्षिण अभियान अपना करते हैं, ठीक है। लेकिन विक्रमादित्य ने आगे चलकर वकाटक पर विजय भी प्राप्त किया था। विजय नहीं प्राप्त किया था, शादी करवाया था अपना बेटी का वो, ठीक है। इसीलिए वकाटक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। ये पेंसिल का है चल रहा है। तो ये अजंता गुफा में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। 3रे से 5वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान दक्कन क्षेत्र में विकसित हुआ था, ठीक है। तो ये विंध्य शक्ति वकाटक से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। अवध के अधिग्रहण के खिलाफ हुए व्यापक विरोध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजा को कलकत्ता निर्वासित नहीं किया गया था। बड़े पैमाने पर तालुकदार को का निशस्त्रीकरण किया गया और उनके किले ढहाए गए। दरबार को भंग करना जिससे सेना में सैनिक बेरोजगार हो गए। विलासितापूर्ण वस्तुएं उत्पादित करने वाले दस्तकारों को दिए जाने वाले संरक्षण की समाप्ति। तो ये जो है कलकत्ता निर्वासित नहीं किया गया था, ये जो है इसमें गलत दिया गया है। कौन सा नहीं है? तो जिसमें नहीं है, जिस तरह का क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो अधिकतर में इसी तरह का आंसर रहता है। निर्वासित नहीं किया गया था। अंग्रेजों द्वारा अवध पर कब्जा करने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक व्यवधान उत्पन्न हो गए। ये वाला कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोग खुद से पीडीएफ में जा करके पढ़ सकते हैं और अलग-अलग एरिया से पढ़ सकते हैं, जहाँ भी आपको बुक में जहाँ भी मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 आज का हम लोग का खत्म हो गया है। डेली डेली हम लोग 20 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और आज थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और जिस-जिस क्वेश्चन में थोड़ा-थोड़ा डाउट हो रहा है, वो सब क्वेश्चन को आप भी अपने बुक में तलाश कर सकते हैं, जहाँ से भी आप अपना तैयारी कर रहे हैं। और मुझको जैसे ही पता चलेगा मैं आप लोग को वीडियो बना के बता दूँगा या अपने टेलीग्राम पर आप लोग को मेंशन कर दूँगा, ठीक है? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का रहने वाला है 21 से 40 या फिर 21 से 50, देख लेते हैं कितना हो पाएगा। क्योंकि कभी-कभी थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, लेकिन यदि इसका एक्सप्लेनेशन अगर छोड़ दिया जाए तो फिर वीडियो बहुत जल्दी-जल्दी कवर हो जाएगा। सिर्फ़ आप लोग को ये पता चलते रहेगा कि कौन-सा पीवाईक्यू पूछ रहा है। लेकिन मैं उसके साथ-साथ आप लोग को थोड़ा इधर-उधर का एरिया बता रहा हूँ, ताकि आप लोग दिसंबर 2024 के लिए थोड़ा-सा आप लोग रेडी हो जाएँ। क्योंकि दिसंबर तक पूरा 15 साल का एनालाइज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि सिर्फ़ क्वेश्चन मारना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है। मारने में तो 1 घंटा 40 मिनट या 1 घंटा, डेढ़ घंटा के आसपास आप लोग अपना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर रहे हैं, मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये वाला चैनल आप लोग को सिर्फ़ थोड़ा हेल्प हेल्प दे सकता है, थोड़ा मोड़ दे सकता है कि हाँ, आप लोग को ये सब करना है। लेकिन तैयारी के लिए खुद ही एफर्ट डालना होगा अपने बुक में और अपने अकेले में बैठ कर के। और ये वाला जो चैनल है वो आप लोग को सिर्फ़ थोड़ा-मोड़ा हेल्प कर सकता है, जितना तक मेरा जहाँ तक मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है,
अपने नेट एग्ज़ाम क्लियर करने में, वो थोड़ा-मोड़ा आप लोग को दे सकता हूँ, हालाँकि बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी हाँ, थोड़े लिए आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर हेल्पफुल आप लोग के लिए हो रहा है ये वीडियो, जितना भी हम लोग 10 दिन से कवर किए हुए हैं, तो आप लोग लाइक कीजिएगा और जिनको चाहिए उनको आप लोग शेयर कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लोग को हेल्पफुल लग रहा है, तो ही दूसरा को आप लोग सजेस्ट कीजिएगा, वरना आप लोग लाइक या डिसलाइक करके, कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि और इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है? इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं हम लोग 21 नंबर से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है और अपने टारगेट को लेके फोकस रहना है। जय हिंद।